बच्चों कल मैं जो पढ़ाया था उसके आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकेंड पेपर है, यूनिट 1 बीएससी थर्ड ईयर के लिए बीएससी थर्ड ईयर का सेकेंड पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, उसका यूनिट 1 चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करिए। अपने ग्रुप में मेरा वीडियो सेंड भी कर दीजिए और पूरे वीडियो को देखिए, शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। केयरफुली देखिए, सावधानी से देखिए और जहाँ से कोर्स स्टार्ट है उसको नोट भी कर लीजिए। ओके, मैं कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। यदि ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं तो पुनः रिवाइज किया जाएगा, जिसको कोई भी डाउट होगा। तो कल मैं बेसिक में शुरुआत में मैं बेसिक ही बताऊंगा। अभी कल मार्क एंड आर्गुमेंट, तो ये प्रॉपर्टीज है, ये बीच बीच में यूज होगा। इसको आप हालांकि आप लोग 11th 12th में पढ़ा होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मार्क एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम नोट कर, प्रूफ नहीं होगा क्योंकि आप प्रूफ नहीं है, आप 12th में 11th में प्रूफ पढ़ा होगा। तो फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसा कि आप जानते हो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो Z1 Z2 आर आर्बिट्रेरी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो Z1 Z2 का प्रोडक्ट भी एक कॉम्प्लेक्स होगा। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का माड होगा। माड क्या होती है? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का माड ओरिजिन से डिस्टेंस होती है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, हर नंबर एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, एक्स वाई प्लेन पर या जेड प्लेन पर या अर्गेन प्लेन पर। तो Z1 Z2 टू आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 भी कॉम्प्लेक्स होगा, जिसका माड अलग अलग माड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। टू कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन भी कॉम्प्लेक्स होता है। Z2 जीरो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। Z1 Z2 आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स है, Z2 जीरो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। जीरो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन भी एक कॉम्प्लेक्स होता है। फॉर एनी एक्सेप्ट डिनोमिनेटर जीरो, नॉट जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो Z1 बाई Z2 का माड अलग अलग माड के डिवीजन के इक्वल होता है। ये आप लोग जानते हो। यहाँ मैं लिख रहा हूँ Z2 नॉट जीरो। हाँ, यहाँ फॉर ऑल for any two complex number, sum of two complex number is a complex number। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का माड लेस और इक्वल होगा इनके अलग अलग माड के सम से।
आप रियल नंबर के लिए भी पढ़े हो। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? रियल नंबर का नकल तो है, जो रियल नंबर में प्रॉपर्टी फॉलो करता है उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में फॉलो करता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ mod and argument of complex number, ये यूनिट 1 के लिए बेसिक केवल नहीं है, पूरे पेपर के लिए बेसिक है। हर यूनिट में कभी कभी ये यूज होता रहेगा। चौथी प्रॉपर्टी अबाउट मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसा कि आप जानते हो डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या सुने? दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो दोनों के डिफरेंस का मॉड अलग अलग मॉड के डिफरेंस से ग्रेटर या इक्वल हो सकता है कि ये इक्वल हो या ये इससे ग्रेटर हो, और भी इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का आर्गुमेंट, सब ये 11 में प्रूफ है। यहाँ आपको जानना है, कभी कभार यूज होगा। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। आर्गुमेंट ऑफ Z1 by Z2 is equal to argument of Z1 minus argument of Z2। हम प्रोवाइडेड Z2 डिनोमिनेटर Z2 जीरो नहीं होना, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना। ओके, यहाँ पर बहुत जगह डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का मॉड उनके अलग अलग मॉड के डिफरेंस से ग्रेटर ही होगा या इक्वल, मे बी इक्वल। टू कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का आर्गुमेंट अलग अलग आर्गुमेंट के सम के इक्वल होगा। टू कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन का आर्गुमेंट अलग अलग आर्गुमेंट के डिफरेंस के इक्वल होगा। ये बेसिक है, ये आपका सिलेबस नहीं है। कल मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन बताया था। पूरे पेपर में कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है? मैं अभी उसको डिटेल कर रहा हूँ। ये जान लीजिए बेसिकली यूज होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन Z प्लेन। Z प्लेन मतलब XY प्लेन, अर्गेन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन। जो आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा उसी से होगा। आप Z के रूप में डिस्टेंस जान रहे हैं, Z के रूप में डिस्टेंस जान रहे हैं। मान लीजिए ये Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i बटा y1। इसको कोऑर्डिनेट के रूप में लिख सकते हैं x1 y1 एंड
Z2 X2 प्लस I बटा Y2 इज इक्वल टू H2 are 2 points on जैसा कि आप लिखे हो या लिखा गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन जेड प्लेन। तो ये Z1, जैसा कि आप जानते हो ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। तो Z1 एंड Z2 ये 2 पॉइंट्स है जेड प्लेन, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना। तो इस x1 y1 x2 y2 ये 2 पॉइंट्स है, तो इसके बीच का डिस्टेंस जो होता है आपको पता है ना, जैसे डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। डिस्टेंस बिटवीन Z1 and Z2 is given by mod 2 पॉइंट Z1 Z2 के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, उन दोनों के एब्सोल्यूट डिफरेंस के इक्वल होता है। ये Z1 Z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है या Z1 Z2 2 कॉम्प्लेक्स 2 पॉइंट्स है ऑन XY प्लेन या Z प्लेन। तो Z1 Z2 के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, Z1 और Z2 के डिफरेंस का मान होता है। Z2 में Z1 का भी मान कर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होगा, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, Z1 में Z2 क्या होगा, Z1 में Z2 क्या होगा, x1 माइनस x2 प्लस I बटा इमेजिनरी पार्ट का डिफरेंस मान। अब कल ही मैं बताया था एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मान, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मान क्या होगा, ये रियल पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। योर डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2 इज इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि x1 y1 x2 y2 2 पॉइंट्स है xy प्लेन में, तो उसके बीच का डिस्टेंस फार्मूला है। तो इस तरह से Z1 Z2 ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके बीच का डिस्टेंस मान Z1 में Z2 इक्वल टू दिस। ओके, नाउ आप सर्कल का इक्वेशन पढ़े हो, जेड के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन। सर्कल क्या होता है, लोकस ऑफ पॉइंट
such that the point move is such that distance from fixed point is always constant. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल देखिए, आपके सिलेबस में जो भी है सारी थ्योरी एक सर्कल के अराउंड मूव करेगी। सर्कल से बहुत ज्यादा लेना देना है। आप कंटूर इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ोगे तो सर्कल के ओवर इंटीग्रेशन ज्यादा है, या कोई थ्योरम सर्कल पे ही दिखाएंगे ज्यादा, क्लोज कंटूर। तो आप जेड के फॉर्म में, आप सर्कल 11 से ही पढ़ रहे हो, जेड के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बार बार ये मैं यहां लिखने जा रहा हूं। क्या करना है? टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर, किसी सर्कल का सेंटर एक पॉइंट होता है, हर पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। वो रियल में है तो कॉम्प्लेक्स है, ये रियल में रेशनल इरेशनल, रेशनल है इरेशनल है तो कॉम्प्लेक्स है। तो टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर z इज इक्वल टू a, z क्या है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो z इक्वल टू a लिखा हूं, इसका मतलब a एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब a निश्चित है इस फॉर्म में होगा, where x y रियल। तो आप सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हो जिसका सेंटर z इक्वल टू a है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर, हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है विद सेंटर z इक्वल टू a एंड रेडियस r, स्मॉल r कर सकते हैं। एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है, इसको लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर z इक्वल टू a एंड रेडियस r। ओके, लिख लिए होंगे आप। क्या हम फाइंड करने जा रहे हैं? उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं जिसका सेंटर z इक्वल टू a पॉइंट है और रेडियस तो एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है, वो भी पॉइंट है, वो रियल नंबर एक पॉइंट है वो। तो दिस इज योर सर्कल इन एक्स वाई प्लेन, आप कंसीडर कर सकते हो। मान लीजिए ये सेंटर है जिसका नाम C दे दे रहा हूं, इसका सेंटर z इक्वल टू रेडियस। सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। जैसा कि आप जानते हो सर्कल लोकस ऑफ वेरिएबल पॉइंट होता है, तो इस पे एक वेरिएबल पॉइंट लेंगे। अब वेरिएबल पॉइंट को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोलते हैं। तो मान लीजिए P एक वेरिएबल पॉइंट है, दैट इज ए पी जेड, मतलब इसके सर्कमफ्रेंस पर एक पॉइंट लिया, इसको सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए। इस सर्कल का रेडियस स्मॉल r है। सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या, सर्कल का सेंटर a पॉइंट z इक्वल टू a पॉइंट है, रेडियस r है, तो सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक वेरिएबल पॉइंट लेंगे। वेरिएबल
पॉइंट जेड ही होता है इन कॉम्प्लेक्स। ये जेड प्लेन हो गया, लेट्स सी सेंटर of the circle CP. CP equal to R, radius of the circle, of P be any point या variable point on the circle। इसमें कुछ नहीं है, तो क्या C सेंटर से P का डिस्टेंस R है, तो डिस्टेंस कितने के बराबर है? माड जेड, ये जेड है P और इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट माड जेड में से क्या हुआ? P और C के बीच का डिस्टेंस हुआ। अभी मैंने डिस्टेंस फार्मूला बताया। जेड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। अब इसको ऐसे बोलेंगे, इसमें वो सारी कॉम्प्लेक्स आएगी जेड जिसका ए से डिस्टेंस आर के इक्वल, सीपी है, सीपी के इक्वल, दैट इज योर यहां जेड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। ये सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर जेड इक्वल टू ए पॉइंट है और रेडियस आर। इट इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल with center z equal to a radius r always positive और रियल। क्या है ये? उस सर्कल का इक्वेशन है, जेड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है जिसका सेंटर ए है और रेडियस आर। यदि ये जीरो हो जाए, मैंने कहने वाला कि सेंटर में ओरिजिन हो जाए, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। हो सकता है वो प्योर रियल हो तो एक्स एक्सिस पे होगा, हो सकता है प्योर इमेजिनरी हो तो वाई एक्सिस पे होगा। आज यदि प्योर रियल और प्योर इमेजिनरी नहीं है तो कोई प्लेन में क्वाड्रेंट में होगा। तो हो सकता है कि सेंटर जीरो, तो क्या होगा रेडियस इक्वेशन ऑफ सर्कल। मान लिया ये सर्कल है, मैंने फार्म कर दिया है सर्कल। इस सर्कल का सेंटर का नाम मैंने सी रख दिया है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? जेड इक्वल टू ए पॉइंट है, तो निश्चित है कि ए एक्स प्लस आई बटा वाई का फॉर्मूला। तो सेंटर हो गया सीपी, रेडियस है सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए एक वेरिएबल पॉइंट लिया पी, जेड पी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो निश्चित दिख रहा है कि पी से सी का डिस्टेंस क्या होगा? पी के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है और सी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर ए है। तो पी से सी का डिस्टेंस मार जेड बाय से होगा, आई डिस्टेंस दैट इज योर सी और सीपी आपका आर। तो यह उस सर्कल का इक्वेशन है जेड के फॉर्म में जिसका सेंटर ए है और रेडियस आर है। आपने 11 में पढ़ा होगा, आप इसको कार्टेशियन में चेंज करके आप फाइंड कर सकते हो। मान लो आपको लग जाएगा, देखिए इसको लिखना नहीं, जैसा कि जेड आप जानते हो एक्स प्लस आई बटा
आई बटा एक्स प्लस आई बटा वाई, ए सेंटर है तो सेंटर मान लीजिए एच प्लस आई बटा के है, एच के, तो मार जेड में से क्या होगा अंडर रूट एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर। अब मार जेड में से इन आपने पढ़ा है एक्स वाई के, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट के रूप में है, ये जेड के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन। तो इसको मैं आपको संतुष्टि के लिए दिखा दिया कि वही चीज है बस जेड के फॉर्म में। इफ ये आप लिखिए इफ जेड इक्वल टू ए जीरो, ये आर्बिट्रेरी है, ये एक पॉइंट है कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, तो ए में भी जीरो, ये पर्टिकुलर केस होगा, जीरो प्लस आई बटा जीरो, मतलब सेंटर सर्कल का सेंटर जीरो जीरो ओरिजिन हो, हर पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो मान लीजिए कि सर्कल का सेंटर ओरिजिन ये जीरो रहता है, ये जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू आर, ये क्या है, ये उस सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन है जीरो जीरो है और रेडियस आर है। मार जेड इक्वल टू आर क्या है, एक सर्कल का इक्वेशन है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस आर है। यदि मार जेड इक्वल टू जीरो हो जाए, इसका मतलब कि जेड जीरो है, मतलब ओरिजिन है, मैं किसी सर्कल का रेडियस जीरो हो जाए तो उसका सेंटर वो सर्कल पॉइंट हो जाएगा, वो सर्कल क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा। तो मार जेड इक्वल टू आर, हाँ आप जानते हो, आप प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, यदि सर्कल का सेंटर जीरो जीरो है, रेडियस आर है, तो सर्कल का इक्वेशन ये होता है, एक सर्कल का सेंटर जीरो जीरो और रेडियस आर है, ये होता है। क्या यहां से नहीं आएगा, मार जेड यही हुआ, मार जेड अंडर रूट में हुआ तो स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। तो जेड के फॉर्म में ये सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन है, जेड इक्वल टू जीरो है और रेडियस आर। तो सर्कल के बारे में आप ध्यान दें, एक और पॉइंट मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि अभी अभी आप पढ़ा है, मार जेड इक्वल टू मार जेड में से ये सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर ए है, जेड इक्वल टू ए और रेडियस आर है, इसको मार को खोलना था तो क्या होगा, मार जेड में से का स्क्वायर, इसको आप नोट कर लीजिए, ये यूज होता है। मार जेड स्क्वायर क्या होता है, जेड इंटू जेड का यूनिट, तो मार जेड में से का स्क्वायर क्या होगा, जेड में से का यूनिट, तो जेड माइनस ए फिक्स है, ए सेंटर है, मतलब आर्बिट्रेरी, जेड माइनस ए का बार क्या लिखेंगे, जेड बार माइनस ए बार इक्वल टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई, तो जेड इंटू जेड बार माइनस ए बार जेड माइनस ए जेड बार प्लस
ए इंटू ए बार इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जेड इंटू जेड बार माइनस ए बार जेड माइनस ए जेड बार प्लस ए इंटू ए बार माइनस आर स्क्वायर। इसको लिख सकते हो जेड इंटू जेड बार माइनस ए बार जेड माइनस ए जेड बार। आपको पता है ना ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए मल्टीप्लाई बाई कॉन्जुगेट ऑफ ए एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा या वरना जीरो होगा। जीरो कब होगा? यदि ए जीरो हो जाए। ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके, ए बार कॉम्प्लेक्स ही होगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव रियल नंबर हो जाता है। मे भी जीरो, यदि ये जीरो कॉम्प्लेक्स है तो ये रियल है, पॉजिटिव रियल या जीरो। आइए एक रियल नंबर आएगा तो इसको मैं सी मान दे रहा हूं। दो रियल नंबर का डिफरेंस, दो रियल नंबर का डिफरेंस एक रियल नंबर होगा। यहां लिख देते हैं ए बार माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू सी। दिख रहा है ना? दिखेगा जेड इंटू जेड बार माइनस ए बार जेड माइनस ए जेड बार। यह वह कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका सेंटर ए है और रेडियस आर है, जहां आर इससे दिया जाए। यह वह सर्कल का इक्वेशन है जेड के टर्म्स में जिसका सेंटर जेड इक्वल टू ए है और रेडियस आर है, और आर यहां से दिया जाएगा जिसमें सी जो दिख रहा है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, जरूरत पड़ती है। अब मैं बताने जा रहा हूं कल मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इसको और डिटेल कर रहा हूं। The function of complex variable j, the function of complex variable j is called complex function if W is a function of W is function of Z in domain हर फंक्शन का डोमेन होता है। डोमेन क्या होती है? मान लिया कि W Z का फंक्शन है, डोमेन D। हर फंक्शन का डोमेन होता है। डोमेन किसी फंक्शन का एक सेट ही होता है। तो इट इज रिटन है W इक्वल टू F जो Z पर डिपेंड है। ये W Z का फंक्शन कब होगा? जैसा कि आप फंक्शन जानते हैं Z की एवरी वैल्यू के लिए, एवरी वैल्यू मतलब क्या? पूरे कॉम्प्लेक्स की बात करें, W की वैल्यू सिंगल डिफिनिट हो फाइनाइट, देयर इज यूनिक वैल्यू ऑफ W। तब ये अब इसकी डोमेन जो D,
इसको मैं डिटेल करने जा रहा हूं। कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन जानते हो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन जेड का फंक्शन इस फॉर्म में होता है, प्लस यू प्लस आई बटा वी एक्स वाई। यू एक्स वाई लिखने का मतलब इस फंक्शन का जो रियल पार्ट है एक्स वाई, ये टू रियल वेरिएबल पर डिपेंड। एक्स वाई रियल है, जेड एक्स प्लस आई बटा वाई है। तो एफ जेड मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन इस फॉर्म में होगा। एफ जेड का यू रियल पार्ट है जो किस पर डिपेंड है, एक्स वाई पर डिपेंड है। ये यू एफ जेड का रियल पार्ट है जो एक्स वाई टू रियल वेरिएबल पर डिपेंड, मतलब ये यू एक्स वाई का टू रियल वेरिएबल का फंक्शन है और ये पार्ट भी टू रियल वेरिएबल्स एक्स वाई का फंक्शन है। ओके, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन इस फॉर्म में होगा। यू जो एक्स वाई का फंक्शन, ऐसे लिखने का मतलब घबराना नहीं, यू एक्स वाई का फंक्शन है, मतलब रियल पार्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्स वाई का फंक्शन हो। तो ये आर रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, भी क्या है आर पी ऑफ एफ जेड। आप प्रीवियस क्लास फर्स्ट ईयर में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, ट्रिगो पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्रिगो पढ़ रहे हो तो सारे नंबर उसका है, सारे नंबर का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो। जैसा कि कल भी मैंने बताया था, फॉर एग्जाम्पल ये w इक्वल टू एक्सपोनेंशियल जेड, ये जेड का फंक्शन है, इसको इस फॉर्म में करना है। मतलब कहने वाला कि इस फंक्शन को रियल इमेजिनरी पार्ट में बांटना, मतलब जेड इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो जेड पर जो डिपेंड करेगा, जो जेड का फंक्शन होगा वो भी इस फॉर्म में, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है या एक्स वाई रियल नंबर है, तो एक्सपोनेंशियल जेड में जेड का जो फंक्शन होगा वो इस फॉर्म में होगा जिसका रियल इमेजिनरी पार्ट एक्स वाई पर डिपेंड है। तो आप लोग इसको जानते हो, जैसा कि आप जानते हो एक्सपोनेंशियल जेड क्या है, एक्स प्लस आई बटा वाई, इसको रियल इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है, इस फॉर्म में करना है। एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस आई बटा वाई, इसको ब्रेक करने के लिए इसको ऐसे लिख दो, एक्स वाई बोथ आर रियल मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल आई बटा वाई। यहां आइलर थ्योरम लगा दीजिए, यहां आइलर थ्योरम लगा दीजिए। तो एक्सपोनेंशियल एक्स आइलर थ्योरम से एक्सपोनेंशियल आई बटा वाई को क्या लिखेंगे, cos y प्लस आई बटा sin y। इस तरह से एक्सपोनेंशियल जेड एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसको रियल इमेजिनरी पार्ट, तो एक्सपोनेंशियल जेड इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स cos y प्लस आई बटा एक्सपोनेंशियल एक्स साइन वाई। एक्सपोनेंशियल जेड क्या मैंने अभी बताया, एफ जेड का फंक्शन यू प्लस आई बटा वी के रूप में। यहाँ यू क्या है, मतलब एक्सपोनेंशियल जेड का रियल पार्ट है एक्सपोनेंशियल एक्स cos y और इमेजिनरी पार्ट भी है एक्सपोनेंशियल एक्स साइन वाई। ओके बच्चों, बहुत सारे आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन का आप बीएससी प्रीवियस में ट्रिगो में आपने यही पढ़ा है। कोई भी हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सर्कुलर फंक्शन, वही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन,
एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन, हाइपरबोलिक, ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन वगैरह वगैरह आप पढ़ेंगे। जैसे एक्सपोनेंशियल, जे log z is a complex function, log z is a complex function, तो z here x तो i बटा y, और इसका फार्मूला यहाँ बेस e मान लो, तो log x प्लस i बटा का रियल नहीं पढ़, इसका डेरिवेशन आप प्रीवियस में पढ़े हो, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, हाफ log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बेस e प्लस i बटा tan इनवर्स y बाई x y रियल वेरिएबल है, तो ये u मतलब log z का रियल पार्ट x y का एक फंक्शन है और इमेजिनरी पार्ट x y का फंक्शन है। तो मैंने कुछ एग्जांपल लेकर बता दिया कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट x y टू रियल वेरिएबल का फंक्शन होता है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट एक रियल नंबर होता है, वो फंक्शन नहीं होता है, रियल नंबर होता है, कांस्टेंट। ओके, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, या कल मैं डिटेल करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कल मैं पढ़ाऊंगा, नेबरहुड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेबरहुड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, और ये आपका कोर्स शुरू हो चुका है, ये आपका कोर्स स्टार्ट हो चुका है, नेबरहुड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके बाद लिमिट ऑफ फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। उसके बाद मेन जो टॉपिक है इस यूनिट का एनालिटिक फंक्शन, बहुत न्यूमेरिकल चैप्टर है, पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस न्यूमेरिकल चैप्टर है, रोमांचक है। ओके, आपको मन रहेगा। यदि बाई चांस आपको समझ में नहीं आता है तो मैं डाउट है तो आप आकर इंडिविजुअल पूछ सकते हो, और ऐसे ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, आपको पढ़ाया जाएगा। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ओके, कल मैं पुनः पढ़ाऊंगा। थैंक्स।